समाज को इकट्ठा करके ताकि चुनाव को हम अंतिम रूप में देख सकें और लिटिगेशन में ये पूरा प्रोसेस ना फंसे। तो इसी पूरे समय में मुझे संस्था के कर्मचारियों की भी काफ़ी मदद मिली। मेरे साथी जो डीआई हमारे इंडस्ट्रीज़ और सोसाइटीज़ देखते हैं, नीतीश जी, मेरे अकाउंट्स ऑफिसर सुरेंद्र जी और तमाम जाट समाज के हमारे सदस्य, उनकी भी काफ़ी मदद मिली। कभी हमें ऐसा लगता था कि कुछ स्ट्रिक्ट होना हो तो कोई हमें पुचकारते थे, कोई हमें बधाई देते थे कि भाई आपने जो किया सही किया। कुछ लोग हमें कहते थे कि क्यों कर रहे हो, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ऐसे चुनौतियों का सामना किया, लेकिन चुनौती का सामना करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरे। तो नई कार्यकारिणी को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर आगामी भविष्य में संस्था को आगे बढ़ाने को लेकर? बस नई कार्यकारिणी समिति एवं गवर्निंग काउंसिल को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ और साथ के साथ यही कहना चाहता हूँ कि एक जो व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया हमने शुरू की है वो और सुदृढ़ की जाए, उसको बनाए रखें और किस तरीके से हम सुधार कर सकें उसकी ओर देखना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये एक शिक्षण संस्था है जो स्टैग्नेंट नहीं रह सकता है। समय के साथ साथ शिक्षा की नीति बदलती है, उसी के साथ साथ शिक्षा का तरीका भी बदलता है। तो कैथल में हमारे जो भी नौजवान युवा साथी हैं वो उनका समाज पे विश्वास बना रहे और जुझारू रूप से शिक्षा ग्रहण करें। इसीलिए ये संस्था को बनाए रखने के लिए एकदम ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि कैथल में हमारा जो समाज है वो सुदृढ़ रूप से चलता रहे। सर कभी ऐसा लगा आपको 6 महीने का जो कार्यकाल रहा सर आपका, आपने कहा कि उसमें जो है बेनिफिट रहा और मतलब पॉजिटिव हो रहा, क्या उससे पहले सही था या सही नहीं? इसके पहले तो सबसे पहले तो ये संस्था में इतना काम था पहले की चीज़ पे मेरे को झांकने का समय बहुत कम ही मिला। तो और क्योंकि ये तो एक अतिरिक्त कार्यभार था, मुझे मेरा एडीसी ऑफिस भी संभालना रहता है, तो उसके साथ साथ जितना मतलब मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि संस्था में आपको चुनाव करवाना है, तो मेरा काफ़ी ध्यान वहीं पे रहा। तो पिछले बारे में मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सच पूछो तो मैं उस पर झांक ही नहीं पाया कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बट मैंने ये ज़रूर देखा है कि अगर सत्यनिष्ठा से काम करो तो पिछला वगैरह कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो वर्तमान में जो आप कार्य करेंगे वही मायने रखता है। सर आपने बताया कि जैसे नीतीश जी का भी संबोधन सुना आपने भी, जब स्टेप बाय स्टेप करा काफ़ी चैलेंजिंग फेस हुए हैं आपको। नीतीश जी बता रहे थे भी कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा लगा, कहीं आपको भी लगा भी आपने स्टेप तो बढ़ा लिया, कहीं आपको भी लगा भी हाँ विकल्प ले लिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो लगा तो लटकाई क्या थी? आपकी बात बहुत ही सच है, क्योंकि ये मेरा पहला ही अनुभव है कि कैसे ये संस्था को चलाया जाए। मैं हमेशा दूसरी साइड था कि संस्था का लाभ ही लिया है, कभी संस्था चलाने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और कभी वो अनुभव भी नहीं मिला। तो ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी मेरे लिए नई भी थी, लॉज नए थे, लोग नए थे, किस पे विश्वास किया जाए किस पे नहीं किया जाए, ये सब चुनौती तो हर कदम पे थी। लेकिन वही है, सफलता तभी प्राप्त होती है जब चुनौती को आप प्रबल तरीके से सामना करें। तो वो हमने मेहनत कर के इधर उधर से स्टाफ से मदद ली, कभी कभी जाट हमारे संस्था के जो समाज के सदस्य हैं उनसे भी मदद ली ताकि हम हर पड़ाव पार कर सकें। लेकिन हाँ, हमने ऐसा नहीं कि एक ही झटके में सब कुछ कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हमने सुधार लाने की कोशिश की ताकि हम अंजाम दे सके जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। सर समाज की ऐसी संस्थाएं जो हैं एक समाज की धरोहर होती है, जैसा कि आपने कहा, तो क्या हर व्यक्ति का, हर मेंबर का एक फर्ज बनता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए इसको संजोए रखें और इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही न बरते जिससे संस्था को भी नुकसान हो? डेफिनेटली एक अंग्रेजी में शब्द है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी इसी का ही अर्थ है कि जो वर्तमान में पीढ़ी है उन्हें कोई भी कार्य करते वक्त अपना स्वार्थ नहीं देखते हुए आगे आने वाली पीढ़ी की सोच करनी चाहिए। जैसे हम वातावरण
जो हमारा बदलता है। तो उसमें हम ये देख लेते कि हाँ भाई हमने खुद बहुत प्रदूषण कर लिया, गाड़ी चला ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को यही समस्या देगी कि भाई सांसों की बीमारी, खान पान में दिक्कत, जलवायु परिवर्तन। सो डेफिनेटली समाज को चलाने के लिए एक संस्था की ज़रूरत होती है और उसको बनाए रखने के लिए ये जो संस्था भी बनी है, ये हमारे पूर्वजों की सोच थी। एक भविष्य देखने के लिए उनकी एक विज़न था, जिसके कारण आज ये संस्था ये लेवल पे पहुंची है। सो डेफिनेटली अभी जो हमारे वर्तमान में समाज है, इनको भी सोचना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी को वो क्या दे सकते हैं इस संस्था के रूप में। सर, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली संस्था को जरूरत है किसी रिप्रेजेंटेटिव की, या फिर संस्था अपने आप में सक्षम है? देखिए, कोई भी समाज चलाने में राजनीति की ज़रूरत है नहीं है वो हम नहीं कह सकते। सपोर्ट मिले तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो एक इंस्टीट्यूशन की यही काबिलियत होती है कि सपोर्ट मिले ना मिले इंस्टीट्यूशन चलता रहे। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसमें कितनी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, कुछ भी हो, वो चलता रहता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इसे ही कहते हैं कि राजनीतिक हवा कहीं भी चले बट संस्था चलती रहे, क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है, ये एक शिक्षण संस्था है। तो इसको समाज के विकास के लिए ज़्यादा सोचना है रादर देन अदर थिंग्स। थैंक यू। उसका जो है ज्वाइन किया आज, तो क्या सोच है, किस तरह संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सभी साथियों के साथ लेकर एकजुट होकर एक संस्था के लिए काम करेंगे, क्या कहना है? देखिए, संस्था के सभी सदस्यों को और पूरे समाज को साथ लेकर हम बहुत ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे संस्था के लिए। जी, तो प्रधान जी, चुनाव में संस्था की कुछ ज़मीन है आपके गांव में भी है, उसके लेकर क्या कुछ कदम आप कराएंगे? देखिए, हम मतलब उसको कोशिश करेंगे, पूरे संस्था के सदस्यों और समाज के लोगों को लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे भाई वो हमें मतलब कुछ पैसे दें। तो जो प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी शुरुआत में? देखिए, अभी हम नए हैं, मतलब वो सीखेंगे हम संस्था से भी क्या कमियां हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी करेंगे, बाकी नए कोर्सेज लाएंगे। जी, काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों का साथ आपके साथ है, तो आगामी रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि पद प्रदर्शन के लिए काफ़ी लोग आपके साथ हैं? देखिए, हमारी सोच है कि सभी संस्था के सदस्य शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों को लेकर एक बेहतर संस्था बनाएं। ये बताइए आपने। नहीं, ये है कि शिक्षण संस्थान में फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ भी कोई फंड्स की कमी हमें लगेगी या भी हमें यहाँ पैसा खर्च करना है या नहीं करना है, एक बार हम पहले आज ही हमने जो चार्ज कार्यभार संभाला है, एक बार फंड्स को लेकर भी और जो भी इंस्टीट्यूशन में और कमियाँ हैं प्रिंसिपल से या जो टीचर्स हैं जो या कोई अन्य जो कर्मचारी हैं, उनसे एक बार इस बारे में पहले हम पता करेंगे कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ फंड्स का इस्तेमाल करना है, या किसको सैलरी को लेकर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, हम जल्दी से जल्दी एक मीटिंग जो है सभी कर्मचारियों की और जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बुलाएंगे। वहाँ भी जो भी बातें निकल के सामने आएंगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम फैसले लेंगे। तो समाज के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज आप करेंगे? समाज के लोगों के लिए भी और जो भी शिक्षा प्रेमी हैं या जो दानी सज्जन हैं, उनके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो इस शिक्षण संस्थान के लिए अपना समय दें, और जहाँ भी शिक्षण संस्थान को उनकी ज़रूरत पड़े हम भी उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे कि वो हमें जहाँ भी जब भी हमें उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा करें वो हमारा मार्गदर्शन करें, और इस शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा सहयोग करें। सर, जो विपक्ष के लोग हैं, जो भी आप लोग इलेक्शन लड़े हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या उनको साथ लेके चलेंगे? यहाँ विपक्ष की भूमिका में मैंने पहले भी कहा था कि कोई नहीं था, वो भी हमारे ही साथी थे। ठीक है, और भी आपने संस्थाएं देखी हैं, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, ये एक प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया के तहत इलेक्शन हुआ, और वो भी बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग उनमें भी थे। हम उनके सुझावों को भी और उनके सहयोग की भी अपेक्षा करेंगे और उनको भी साथ लेकर के ही इस शिक्षण संस्थान के कार्य को आगे बढ़ाएं। कोई ऐसा कार्य भी है जो गवर्निंग बॉडी का सबसे पहले हमें वो कंप्लीट करना है? जी, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि हम डिग्री कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको अपॉइंट करें, और जो एक स्कूल है उसके अंदर भी प्रिंसिपल, हमें पता चला है हमारी जो कमेटी है कि वहाँ प्रिंसिपल नहीं है, तो दोनों प्रिंसिपल्स की हम इन छुट्टियों के अंदर ही सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट हो जाए। और उसके बाद जो नए कोर्सेज हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी
बीएससी नर्सिंग को लेकर और जीएनएम के जो कोर्सेज हैं उनको लेकर ही हम जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया शुरू कर देंगे। थैंक यू।